सो जनवरी 2026 में मेरे को एक नया गेमिंग लैपटॉप लेना था। इससे पहले मेरे पास एसर नाइट्रो था जो कि मैंने सेल आउट कर दिया था लास्ट ईयर ही। इस बार एक क्लियर फोकस था कि भाई 5050 जीपीयू चाहिए क्योंकि उसमें 8GB VRAM होती है कंपेयर टू 6GB इन 4050 और 5050 में नया DLSS वर्जन भी आया था तो उसको भी टेस्ट आउट करना था। और जो मेरा मैक्सिमम बजट था वो अराउंड 1 लाख था। अब इसको देखते हुए मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट करी थी और जो मेरे को लैपटॉप समझ में आता वो था LOQ 5050 वर्जन। इसके मेनली 2 पॉइंट्स थे। सबसे पहली चीज तो 5050 जीपीयू मिल रहा था वो भी 115 वॉट पे। दूसरा था कलर एक्यूरेट स्क्रीन मिल रही थी जो कि गेमिंग लैपटॉप में थोड़ा सा टफ है फाइंड आउट करना। अब इसमें एक कंफ्यूजन था कि प्रोसेसर के 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला था Ryzen 7 250 और दूसरा था Intel i7 13700HX। अगर आप ऑन पेपर्स देखते हो तो Intel के नंबर्स काफी ज्यादा इंप्रेसिव हैं। मल्टी कोर स्कोर में काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है वो। बट Ryzen का एडवांटेज ये था कि उसके अंदर आपको 24GB रैम मिल रही थी कंपेयर टू 16GB रैम। एंड सेकेंडली Ryzen 7 मेरे को थोड़ा सा चीपर भी पड़ रहा था 7-8,000। और कंसिडरिंग रैम प्राइसेस एंड एवरीथिंग तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई Ryzen 7 ले लेते हैं। अब देखो जो मेजर यूज केस रहा है इस लैपटॉप का वो मेरा गेमिंग ही रहा है 70 to 80%। 20-30% मैंने क्रिएटिव वर्कफ्लो किया है और लास्ट 6 मंथ्स में कुछ चीजें मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी हैं और कुछ चीजों में थोड़ा बहुत इशू है। तो वो सारी चीजें इस रिव्यू में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विद स्पेक्स, उसकी बात करेंगे लैपटॉप को खोल के। अब देखो इस लैपटॉप को ओपन करना बहुत ज्यादा इजी है। कोई वारंटी सील यहाँ पे नहीं लगी हुई है। अब यहाँ पे देखो 1TB की SSD लगी हुई है Gen 4 और जो इसकी रीड स्पीड है अराउंड 6300 है एंड राइट स्पीड भी अराउंड 5300 के आसपास आती है। इसके अंदर आपको एक एक्सपेंडेबल स्लॉट भी मिल जाता है SSD का। बट यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है, जो प्राइमरी स्लॉट है वो PCIe 4x4 लेन पे चलता है और जो सेकेंडरी स्लॉट है वो 4x2 स्लॉट पे चलता है। मीनिंग जो प्राइमरी स्लॉट है उसमें आपको बेटर स्पीड मिलेगी कंपेयर टू एक्सपेंडेबल स्लॉट से। अगर मैक्सिमम एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करो तो इस स्लॉट में मैक्सिमम आप 2TB की स्टिक लगा सकते हो, तो मैक्सिमम 4TB तक आप जा सकते हो। इसके नीचे आपको रैम का स्लॉट मिलेगा 24GB की। इसके अंदर DDR5 रैम मिलती है 5600 मेगाहर्ट्ज पे। बट यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज है कि ये सिंगल चैनल रैम है, दूसरा स्लॉट पूरी तरीके से एम्प्टी है। Lenovo की ऑफिशियल वेबसाइट में 32GB एक्सपेंडेबल मेमोरी दिखी है, बट रेडिट पे और थोड़ी 1-2 जगह मैंने जहां रिसर्च करी तो आप इसको 64GB तक ले जा सकते हो। बट प्रेफर ये रहेगा कि 24GB की एक स्टिक आप लगाओ ताकि दोनों स्लॉट में इक्वल रैम रहे। नीचे के साइड में ये आपका बैटरी का सेक्शन है, 60 Wh की बैटरी है। ऊपर के साइड में ये मदरबोर्ड का सेक्शन है, सारे पोर्ट्स यहीं पे लगे हैं। यहाँ पे ये आपका वायरलेस कार्ड है और ये रहा आपका GPU 5050 और इसके नीचे आपका Ryzen 7 250H। इंटरनल्स में एक चीज जो मेरे को बहुत सही लगी है, दोनों SSD स्लॉट में और दोनों रैम स्लॉट में हीट सिंक मिलती है। अभी गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो देखो RDR2 मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। इनिशियल स्टेजेस पे हूं अभी गेम के मैं। जब मैंने इसको अल्ट्रा सेटिंग के आसपास रखा था तो 65 to 70 FPS बहुत इजीली मिल जा रहे थे एंड गेम प्ले बहुत ज्यादा स्मूथ था। बट आई थॉट कि थोड़ा सा FPS को थोड़ा बूस्ट करते हैं तो सेटिंग में जाके थोड़ी सी सेटिंग को ट्यून किया था। देन इजीली 85 to 90 FPS बहुत आराम से मिल जा रहे थे एंड गेम प्ले वाज वेरी स्मूथ। नेक्स्ट गेम जो इस टाइम पे मैं खेल रहा हूं वो है COD MW3। ग्राफिक्स बहुत बढ़िया है इस गेम के। एक्सट्रीम पे DLSS लगाने के बाद 120 to 125 FPS तक आराम से मिल जा रहे थे। बट 1-2 जगह मैंने फ्रेम शटर इसमें एक्सपीरियंस किया था। दैट इज वाई इसको जब हमने रिकमेंडेड सेटिंग में रखा था अराउंड 140-145 FPS बहुत आराम से मिल रहे थे एंड गेम प्ले वाज वेरी स्मूथ। तीसरा गेम जो मैंने इसमें बहुत खेला है वो है अपना काउंटर स्ट्राइक। नॉर्मल रिकमेंडेड सेटिंग में रखा था 140-135 FPS जो कि मेरे हिसाब से इस लैपटॉप के लिए एकदम ऑप्टिमल है क्योंकि 144 हर्ट्ज का ही पैनल है तो उस हिसाब से एकदम परफेक्ट है। इसके अलावा और भी सारे गेम्स की हमने टेस्टिंग करी थी। मेजर जितने भी AAA गेम्स है उनके सारे FPS ये रहे। अगर कंक्लूड करूं तो AAA गेम्स अगर आपको खेलना पसंद है एंड यू वांट टू एंजॉय द गेम्स, आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई भी इशू आने वाला है। बट यस, कहीं कहीं आपको थोड़ा सा सेटिंग के अंदर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि सारे गेम्स में आपको अल्ट्रा सेटिंग में ही मैक्सिमम FPS मिलेगा। हल्की फुल्की सेटिंग ट्यूक करोगे अच्छे FPS आपको मिल जाएंगे। जब मैंने लॉन्ग आवर्स की गेमिंग करी है, मीनिंग 3 से 4 घंटे लगातार गेमिंग चल रही है, तो 1-2 इंस्टेंस ऐसे हुए हैं जब फ्रेम्स बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं। अब मे बी ये हो सकता है कि सस्टेन परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत इशू हो, बट ये इंसिडेंट मेरे साथ पिछले 6 महीने में 3 से 4 बार ही हुआ है बस। नेक्स्ट अगर क्रिएटिव वर्कफ्लो की बात करूं, हमारी जितने भी वीडियोस रहती हैं वो 4K पे ही रहती हैं, चाहे रील की बात करें चाहे लॉन्ग वीडियोस की बात करें। अगर रील की बात करूं तो ऐसा कभी कोई भी इशू नहीं आया, बहुत इजीली हैंडल हो जाती हैं चीजें। बट यस, अगर हम लॉन्ग वीडियो की बात करते हैं, 4K वीडियो है, मल्टीपल लेयर्स है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रोजेक्ट नहीं है, तो उसमें एडिट तो बहुत इजीली हो जा रहा था। बट हेयर एंड देयर हल्के फुल्के ग्लिचेस मेरे को फील हो रहे थे। बट जो एक्सपोर्ट टाइमिंग निकल के आई वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव थी। फॉर अ सैंपल प्रोजेक्ट इसने एक्सपोर्ट कर दिया था 11 मिनट 32 सेकंड्स में, जो कि अगर हम कंपेयर करते हैं M5 Air से, उसमें भी लगभग सिमिलर ही एक्सपोर्ट टाइम दिया था। इसके अंदर हमने जो हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था जिसके अंदर 7 से 8 लेयर आपकी वीडियो की होती हैं, मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्राफिक्स होते हैं, आफ्टर
आफ्टर इफेक्ट का इंटीग्रेशन होता है और साउंड की 5 से 6 लेयर्स होती हैं। इसको जब हमने एक्सपोर्ट करके देखा, जो टाइमिंग निकल के आई वो अराउंड 33 मिनट्स थी। अगर कंपैरिजन की बात करें तो हमारे पास एक फ्लैगशिप गेमिंग लैपटॉप आया था, उसमें आपका 5070 ग्राफिक कार्ड था, उसमें जब एक्सपोर्ट किया था अराउंड 17-18 मिनट्स लगे थे और उसकी कॉस्टिंग अराउंड से 2 टाइम्स ज्यादा थी। तो कंपेयरिंग टू दैट इसकी टाइमिंग काफी ज्यादा अच्छी है। बट जैसे ही प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत हैवी होता है तो टाइमलाइन में थोड़ा जो ग्लिचेस आते हैं ना, इधर उधर थोड़ा बहुत टाइमलाइन फंस के चलना, वो थोड़ी बहुत मैंने फील करी थी। ओवरऑल अगर आप ये सोचते हो कि इस पे मेरे को नॉर्मल वीडियो एडिटिंग करनी है तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। बट अगर आप ये भी सोचते हो कि मेरे को थोड़ा बहुत आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो दोनों का कॉम्बिनेशन, थोड़ा बहुत हैवी इफेक्ट के साथ वीडियोस बनानी है, तो हियर एंड देयर हल्का फुल्का ग्लिचेस है बट काम हो जाएगा अच्छे से। इनिशियली जब आप गेमिंग या फिर कुछ हैवी रेंडरिंग कर रहे हो तो नॉर्मल लैपटॉप इतना ज्यादा वार्म फील नहीं होता है। बट अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करते हैं, सीपीयू वाला जो साइड है WASD, वहां पे टेम्परेचर 41-42 डिग्री मैक्सिमम, बट जो जीपीयू वाला टेम्परेचर है इनिशियली 42-43, इन लॉन्ग ड्यूरेशन यहाँ पे मैंने 51-52 डिग्री तक भी नोट किया है, जो कि थोड़ा सा कंसर्निंग है क्योंकि इस टेम्परेचर पे थोड़ा बर्निंग सेंसेशन नोटिस होने लग जाती है। बट एक चीज है कि अगर आप कंटिन्यूअसली गेमिंग करते हो तो थर्मल थ्रॉटलिंग इसके अंदर नहीं हो रही है। इन टर्म्स ऑफ गेमिंग या फिर रेंडरिंग परफॉर्मेंस बहुत ही सिमिलर ही रहती है, जैसे शुरुआत में ही है वैसे ही लॉन्ग टर्म में भी रहती है। एक चीज तो मैं बोलूंगा, इससे पहले मेरे पास एसर का लैपटॉप था और उसकी नॉइस तो मतलब भाई पूरा घर जग जाए, इतनी तेजी से नॉइस करते थे वो। इस लैपटॉप में उतनी ज्यादा नॉइस फील नहीं होती है। इनफैक्ट अगर आप परफॉर्मेंस मोड की बात करो, बैलेंस मोड की बात करो, दोनों पे नॉइस काफी ज्यादा कंटेंट है। क्वाइट मोड तो एकदम ही लिटरली थिन एंड लाइट वाली फीलिंग देता है, बहुत ही ज्यादा क्वाइट। यहाँ पे ये एग्जांपल आप चेकआउट करो। एक चीज जो है इसमें मेरे को जो सबसे ज्यादा पसंद आई है कि जो इसके एग्जॉस्ट फैन है वो पीछे के साइड दे रखे हैं, तो वो जो गर्म हवा के झोंके वो हाथ पे नहीं आ रहे हैं, और जितना भी चार्जिंग और मेजर पोर्ट्स के स्लॉट्स है वो भी पीछे है, तो वायर मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होता है इसके अंदर। बिल्ड जो है पूरी पॉलीकार्बोनेट है, बट इसमें एक चीज जो मेरे को काफी ज्यादा पसंद आई है वो जो है इसका कलर एंड जो मैट फिनिश इसके अंदर दे रखी है। इसमें एक चीज और भी बढ़िया है कि इसके अंदर कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं आता है। लैपटॉप जो है इजिली वन हैंड से ओपन हो जाता है, और ऊपर जो पावर बटन है इसके अंदर आपको एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। अलग अलग मोड्स पे अलग अलग तरह के कलर्स ये डिस्प्ले करता है। जैसे नॉर्मल बैलेंस मोड है तो उसमें व्हाइट, परफॉर्मेंस मोड में कर दोगे तो वहां पे रेड हो जाएगा। इसमें एक चीज जो बहुत ही सही मेरे को लगी है कि इसके जो फंक्शन कीज है इसमें सब में शॉर्टकट्स है, और इसको आप वन टच एक्सेस कर सकते हो। फंक्शन की को लॉक और अनलॉक करके फंक्शन प्लस एस्केप दबा के, इंडिकेटर भी इसमें दे रखा है। कीज जो है वो काफी ज्यादा क्वाइट है, ट्रैवल भी अच्छा है, एंड बेस्ट पार्ट जो एरो कीज है वो फुल साइज है। आरजीबी इसके अंदर बहुत सही है, मल्टी कलर आरजीबी मिल जाती है। नेक्स्ट ट्रैक पैड वही विंडोज का सिमिलर, वही बेकार सा टिक 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 टिक, उतना खास तो नहीं है बट हाँ वही काम वाम हो जाता है। गेमिंग लैपटॉप में वेबकैम इतने ज्यादा खास होते नहीं है, बट कंपेयर टू अदर मॉडल्स आई कैन से इसका वेबकैम काफी ज्यादा अच्छा है। वीडियो क्लियर रहती है, ग्रेन्स काफी ज्यादा कम है। पहले तो देखो पोर्ट सारे पीछे दे रखे हैं, कुछ पोर्ट जो है वो राइट साइड में दे रखे हैं। पीछे के साइड एक आपका चार्जिंग पोर्ट मिल जाए इंडिकेटर के साथ। जो HDMI वाला पोर्ट है वो डायरेक्टली डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से अटैच्ड है। राइट साइड में एक USB है और एक टाइप सी है। टाइप सी से आपका इंटीग्रेटेड वाला जो ग्राफिक कार्ड है वो अटैच्ड है, मीनिंग आप इस लैपटॉप से 2 एक्सटर्नल मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हो। टाइप सी पोर्ट एक ही है तो कभी कभी थोड़ा सा लिमिटेड कनेक्टिविटी फील होती है। एंड राइट साइड पे ही है एक USB और टाइप सी पोर्ट, माउस भी वहीं रहता है तो कभी कभी थोड़ा सा क्लटरनेस ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट स्क्रीन की बात करता हूँ, जिसको देखते हुए मैंने इस लैपटॉप को चूज किया था। स्क्रीन जो है वो 300 निट्स की है, मैट फिनिश के साथ आती है। एंड अगर सच बताऊं तो अगर ब्राइट इन्वायरमेंट है तो 300 निट कभी कभी थोड़ा सा कम ब्राइट लगता है, बट अगर आप नॉर्मल रूम में बैठे हो तो 300 निट सफिशिएंट है। दूसरी चीज ये मैट डिस्प्ले है, बट कभी कभी ऐसा फील होता है अगर आप साइड एंगल से देख रहे हो तो काफी ज्यादा ही मैट फिनिश देखने को मिल जाती है। कलर काफी ज्यादा फेडेड भी फील होते हैं। सेकंड चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी स्पेशली इन MW3 जहां पे थोड़े से डार्क सीन आ रहे थे, तो डार्क सीन में क्लैरिटी बहुत ही ज्यादा कम हो जा रही थी, मतलब काफी हार्ड टू आइडेंटिफाई हो रहा था चीजें देखने में। डार्क सीन में ये स्क्रीन थोड़ी सी डिटेलिंग लूज कर देती है। एंड एक चीज जो और मेरे को पर्सनली फील हुई थी कि इसका वाइब्रेंसी मेरे को थोड़ी कम लग रही थी, मतलब कलर एक्यूरेसी एकदम सही है, 100% है, बट थोड़ा सा पंचीनेस कलर में थोड़ा सा कम था। तो एनवीडिया के पैनल में जाके वहां से थोड़ा सा सैचुरेशन मैंने इंक्रीज किया था, उसके बाद सही लग रहे थे कलर्स मेरे को। अगर कलर एक्यूरेसी की बात करो 100% sRGB है, बट DCI-P 100% नहीं है। पैनल 144 हर्ट्ज है, G-Sync कंपैटिबल भी है, बट जो रिस्पॉन्स टाइम है ना वो 20 मिलीसेकंड का है, जो कि थोड़ा सा स्लो है, स्पेशली अगर आप ई स्पोर्ट गेम प्ले की बात करते हो, वरना नॉर्मली तो ऐसा कुछ पता नहीं चलता है। बैटरी की बात करते हैं, जो कि इस लैपटॉप में बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज है। 60 वॉट आवर की बैटरी है, बट रियलिस्टिक अगर बैटरी की बात करूं नॉर्मल वर्क फ्लो में 4 घंटे के आसपास ही मान सकते हो। अगर आप थोड़ा हैवी वर्क फ्लो कर रहे हो तो 1 घंटा चल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी।
होगी। सेकंड थिंग, चार्जिंग इसके अंदर अच्छी है। 245 वॉट का आपको चार्जर मिलता है, बल्कि वाला, एकदम बड़ा भयानक सा। अराउंड 40-44 मिनट्स में आपका पूरा 100% लैपटॉप चार्ज हो जाता है। लास्ट पॉइंट इज वारंटी, जिसमें मेरे साथ थोड़ा सा एक इशू हो गया था। जब मैंने इस लैपटॉप को ओपन किया और रजिस्टर करने गया तो वहां पे दिखा रहा था ओनली 270 डेज आर लेफ्ट, मतलब वारंटी पहले से ही स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने कस्टमर केयर से बात करी तो उन्होंने बोला कि ऐसा हो जाता है तो आपको वो करेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने वो मैनुअली करेक्ट किया था, बाद में वारंटी जब से बिल हुआ था वहां से ही स्टार्ट हो गई थी। दूसरी चीज थी, थोड़ा मदर बोर्ड का इसमें थोड़ा इशू चल रहा था। वैसे ऐसा अभी तक तो मेरे को कोई इशू नहीं आया, और मैंने रेडिट पे भी चीजें देखी हैं, काफी केसेस कम हो चुके हैं। तब भी मैंने इसको देखते हुए मैंने इसमें एक्सटेंडेड वारंटी ले ली थी 2 साल की, जो कि अराउंड 4500 या 400 के आसपास पड़ी थी। अब देखो, इस लैपटॉप को नियरली 6 मंथ यूज करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये लैपटॉप जैसे डे 1 पे परफॉर्म कर रहा था वैसे ही 6 महीने बाद भी परफॉर्म कर रहा है। इन टर्म्स ऑफ ये लैपटॉप कैसा एज हो रहा है, तो हेयर एंड देयर हल्के फुल्के स्क्रैचेस आए हैं, जो कि मेरे हिसाब से आ ही जाते हैं, वेयर एंड टेयर हो ही जाता है। इसके अलावा फैन में हल्की फुल्की डस्ट आ रही थी, और तो ऐसा मेरे को कोई इसके अंदर चीजें ऑब्जर्वेबल नहीं लगी हैं। फाइनली अगर इस लैपटॉप को कंक्लूड करूं तो इस लैपटॉप को जिस एक्सपेक्टेशन के साथ मैंने लिया था कि थोड़ी बहुत अच्छी गेमिंग करनी है मेरे को, तो वो इस लैपटॉप में आराम से हो जाता है, कोई इशू नहीं आती है। दूसरी चीज है, अगर आप इसमें थोड़ा सा हैवी क्रिएटिव वर्कफ्लो भी करना है वो भी बहुत आराम से आप कर सकते हो। बट एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए तो आई विल से कि आप इंटेल वाले के साथ ही जाओ, क्योंकि उसका मल्टी कोर ज्यादा बेटर रन करके आता है। दूसरी चीज है, उसमें सिंगल चैनल ही रैम है, 16 GB वर्जन। अगर आपको उसको डुअल चैनल में कन्वर्ट करना है तो 16 GB लगा के 32 GB डुअल चैनल आप बना सकते हो। इसमें क्या है, वो 24 GB लेनी पड़ेगी, जो कि ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी। बट एक चीज है, राइजन वाला जो वर्जन है वो थोड़ा सा हीट ज्यादा अच्छा से मैनेज करता है कंपेयर टू इंटेल वाले से। बट पॉइंट जो इवेंचुअली बनेगा कि बेटर प्राइस पे कौन सा ज्यादा अच्छा आ रहा है। जब मैंने ये लैपटॉप लिया था तो मेरे को अराउंड 85-84,000 पे पड़ गया था, जो कि काफी ज्यादा स्वीट डील थी। इस टाइम पे रैम और SSD के प्राइसेस देखते हुए सारे लैपटॉप महंगे हो चुके हैं। ये लैपटॉप अराउंड अभी जब मैं देख रहा हूँ तो 1,20,000 के आसपास चल रहा है, एंड इंटेल वाला भी इसी के आसपास चलता है। एंड सेल के टाइम पे ये अराउंड 1 लाख के पास कभी कभी मिल जाते हैं, जो कि इस लैपटॉप के हिसाब से सही प्राइस है। तो मेरा तो यही मानना होगा, दोनों वर्जन में जो आपको सस्ता मिल जाए वो आप ले लो, दोनों ही वर्जन सही है। तीसरी चीज है, अगर आपके पास थोड़ा सा बजट और है तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूंगा जो इसका लीजन 5 वाला वर्जन आता है वो इससे बहुत बेटर एक्सपीरियंस आपको देगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज क्वेश्चन आपको पूछना है इस लैपटॉप के रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन का आप आराम से यूज करो।